Hi guys, good morning, good afternoon, and good evening to each one of you watching this lecture. So we are on the fourth lecture of PPE, that is Ind AS 16. And last lecture में हमने क्या चालू किया था? Subsequent recognition. Subsequent recognition is nothing but subsequently अगर कोई भी कॉस्ट हम इनकर करते हैं ऑन द पीपी तो फिर उसको कैसे रिकग्नाइज करना है। तो फिर ये लास्ट लेक्चर में चालू किया था। आज इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे नया कंसेप्ट भी देखते हैं क्या करना है कैसे करना है। ठीक है। देन कम्स सब्सिक्वेंट रिकग्निशन में मेजरली तीन चीज इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेकंड इंप्रूवमेंट्स हुए, देन रिप्लेसमेंट्स हुए, देन थर्ड विच इज इंपॉर्टेंट वन इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल चार्जेस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इट इज अ डे टू डे एक्सपेंसेस, तो फिर इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ करेंगे, ये तो सिंपल है। ये इंडेस 40 में भी देखा था। देन रिप्लेसमेंट, देन रिप्लेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट चार्जेस, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट अ कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग पीपी है उसमें ऐसे कुछ एडिशनल ऐड कर रहा हूँ विच इज ऑफ अ कैपिटल नेचर और इसको कैपिटलाइज कर देंगे। इसका भी हमने इंड एस 40 में डिटेल में देखा था और कल भी नोट्स एक बार इंड एस 40 का देख लिया था कि कैसा करना है, कैसा क्या करना है। ठीक है। देन कम्स द इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल चार्जेस। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसका एक कल एग्जांपल दिया था मैंने। क्या? एरोप्लेन का। ये रहा एरोप्लेन। एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था ना कल, याद है क्या? एरोप्लेन का। इसका फैन है दो। इसका टेक्निकल टर्म नहीं पता था मुझे। तो फिर यहाँ पे ये फैन जो है इसका जो है ना यूजफुल लाइफ समझो 5 साल का है। टोटल एरोप्लेन का जो है ना वो 20 ईयर्स है, बट इसका जो फैन है सिर्फ वो 5 ईयर्स का है। इसको 5 ईयर्स के बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा। 5 ईयर्स के बाद फिर से इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो 5 ईयर्स का है ना, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ सेपरेट कंपोनेंट। क्या कंसिडर करेंगे? सेपरेट कंपोनेंट। एंड ये सेपरेट कंपोनेंट को अलग से अकाउंटिंग करेंगे। अलग से अकाउंटिंग मतलब क्या है सर? कि समझो इसका वैल्यू है, यहाँ पे एग्जांपल भी था ना, हाँ, 1 लाख का टोटल एरोप्लेन का वैल्यू है। उसमें से 20,000 जो है ना वो फैन का है एंड 80,000 बचा हुआ एरोप्लेन का है। तो फिर 5 ईयर्स है इसका यूजफुल लाइफ एंड 20 ईयर्स है बचा हुआ एरोप्लेन का यूजफुल लाइफ। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5, इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेस्ड ऑन दिस। एंड 80,000 डिवाइड बाई 20, इसका डेप्रिसिएशन आएगा बेस्ड ऑन दिस। तो फिर ये डिफरेंट कंपोनेंट का अलग अलग कंपोनेंट के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे। ये देखा था, इसका एक एग्जांपल देख रहे थे हम, वो एग्जांपल फिर से देख लेते हैं पूरा का पूरा। कल आधा ही देखा था एग्जांपल। ठीक है। कम ऑन लेट्स गो टू द एग्जांपल। हम्म ये वाला एग्जांपल देख रहे थे हम। ये वाला एग्जांपल क्या था फिर से एक बार रीड करते हैं और अच्छे से समझते हैं। शिपिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू ब्रिंग ऑल द शिप्स इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर्स। 5 साल को एक बार एक ड्राई डॉक में लाना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ ओवरऑल इंस्पेक्शन एंड ओवरऑल। अब इंस्पेक्शन ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट एट फर्स्ट साइट सीम टू बी एन repair to the ship, but it is actually the cost incurred in getting the ship back into the seaworthy condition. seaworthy condition यानी क्या? सी में चलाने के कंडीशन में उसको लेके आने के लिए ओवरऑल कॉस्ट है। तो फिर ये जो है ना एक कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है। क्या ये कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंस है? देन कम्स सच कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। अ शिप विच कॉस्ट 20 मिलियन। अब 20 मिलियन का शिप कॉस्ट करता है कितना? 20 मिलियन। 20 मिलियन शिप कॉस्ट कर रहा है विथ 20 ईयर लाइफ। इसका लाइफ कितना है? 20 ईयर्स। एंड मस्ट हैव अ मेजर ओवरऑल एवरी 5 ईयर्स। 5 साल में एक बार जो है ना इसका ओवरऑल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इसके ऊपर। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इन द 5 ईयर पॉइंट इज 5 मिलियन। तो फिर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 20 मिलियन है, ये 20 मिलियन है, ये 20 मिलियन दो चीजों में डिवाइड होगा। कौन से दो चीजों में? 5 मिलियन का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है विच इज अ मेजर एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा जो है ना 15 मिलियन का। ठीक है। यस नो? देन ये जो 15 मिलियन है ना इसका 20 ईयर्स ऑफ लाइफ है। 15 मिलियन है, उसका 20 ईयर्स ऑफ लाइफ है, और 5 मिलियन का 5 साल का लाइफ है। क्योंकि एवरी 5 ईयर्स ये 5 मिलियन एक्स्ट्रा अपने को क्या होता, अपने को इनकर करना पड़ता है। ठीक है। तो फिर डेप्रिसिएशन कैसा होगा बताओ? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन होगा
जो फर्स्ट 15 मिलियन है, फर्स्ट 15 मिलियन यानी जो बचा कुछ अमाउंट है ओवरऑल को छोड़ के, डिवाइडेड बाय 20, बताओ कितना आता है? 0.75, राइट। एंड 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, 1 आएगा, बराबर। तो 5 साल के बाद कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा बताओ? 5 साल के बाद कैरिंग अमाउंट क्या रहेगा? 7.5 इंटू 3 इंटू 5 किया तो कितना आएगा? 3.75 इसका डिप्रिसिएशन होगा, और इसका तो 5 हो जाएगा, टोटल 8.75 डिप्रिसिएशन हो गया। तो कैरिंग अमाउंट कितना बचेगा? मेरा 20 मिलियन का असेट था, माइनस 8.75, तो ये करने के बाद कितना आएगा? 8.75, 11.25 मिलियन। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद इन द सेंस क्या सर? आज के दिन में, आज के दिन से 5 साल के बाद मेरा ये कैरिंग अमाउंट होगा। जब ओवरऑल एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे, ओवरऑल का एक्सपेंडिचर इंकर करेंगे, मेरा कैरिंग अमाउंट ये होगा। अब ओवरऑल का एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा, वो कितना है? वो कितना है? 5 मिलियन का है ना? 5 मिलियन नहीं है, ओवरऑल का एक्सपेंडिचर नीचे दिया है। आ जाओ नीचे पढ़ते हैं। Assume that actual overall cost incurred at the end of the 5 years are 6 मिलियन। मतलब यहाँ पे क्या बोल रही है कि 5 साल बाद जो है ना ओवरऑल का एक्सपेंडिचर जो है वो 6 मिलियन इंकर करेंगे। दिस अमाउंट will now be capitalized into the cost of ship to give the carrying amount of 17.5। 17.5 कैसा आया? मेरा कैरिंग अमाउंट 5 साल के बाद कितना बचा था डेप्रिसिएशन के बाद? ये बचा था ना 11.25, यस नो? 11.25 बचा था, प्लस 6 मिलियन मुझे एडिशनल इनकर करना पड़ेगा। 6 मिलियन ऐड कर दो 6 मिलियन को, ये आएगा 17.25। अब ये 17.25 में 11.25 मेरा जो है वो एरोप्लेन का, ये अपना कौन सा था? ये शिप का था, शिप का था ना ये? हाँ, शिप का कैरिंग अमाउंट बचा है, एंड 6 मिलियन ओवरऑल का है। तो ओवरऑल का जो है ना एवरी 5 इयर्स मुझे इनकर करना पड़ेगा, राइट? ओवरऑल का एवरी 5 इयर्स इनकर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इस यहाँ पे 15 इयर्स। 15 इयर्स कैसा है सर? 20 इयर्स का था टोटल, 5 साल खत्म हो गया तो 5 इयर्स बचा। देन यहाँ पे इसका 5 इयर्स, एवरी 5 इयर्स ये होगा, ठीक है। अब इसका डेप्रिसिएशन निकालो, कितना आता है? 11.25 डिवाइडेड बाई 15 इयर्स, 0.75 ये आएगा। एंड 6 का 6 डिवाइडेड बाई 5, 1.2। टोटल डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा? 1.95। इज दैट क्लियर? कुछ डाउट है इसमें? No, sir. देखो, द एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर 6 to 10 years विल बी 9.5। अब 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है ना, हम्म, हम्म, ये ईयर 1 है, 5 है, 10 है, 15 है, एंड आगे जाके 20 होगा, बराबर। यहाँ पे एक बार ओवरऑल होगा, यहाँ पे एक बार होगा, यहाँ पे एक बार होगा, यहाँ पे एक बार होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, 15 में भी निकालना पड़ेगा, 20 में भी निकालना पड़ेगा, और वो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में हमें ये वाला अकाउंटिंग करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग शिप है ना उसका। और एवरी ईयर 5 इयर्स जो एक्सपेंडिचर इनकर होगा, वो एक्सपेंडिचर इनकर होगा, वो एक्सपेंडिचर के बेसिस में 5 इयर्स के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल का, ठीक है। This process will be continued for years 11 to 15 and years 16 to 20. By the end of 20th year, the capital cost of 20 million will have been depreciated plus the overall expenditure incurred for 5, 10 and 15। देख लो एक बार एग्जांपल, फिर से एक बार देखो, इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे क्या हो रहा था? हमारे पास क्या था? शिप था ना, शिपिंग कंपनी है, उसको ओवरऑल का एक्सपेंडिचर करना होता है एवरी 5 इयर्स, ठीक है। एवरी 5 इयर्स एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे टोटल मेरा 20 मिलियन का शिप था, 20 मिलियन पे से 5 मिलियन का जो है ना वो ओवरऑल है। तो उसको सेपरेट किया हमने, और जो 15 इयर्स है वो 20 इयर्स के बेसिस में डिप्रिशिएट करेंगे, और 5 जो है ना 5 इयर्स के बेसिस में करेंगे। तो फिर ओवरऑल का एवरी 5 इयर्स के बेसिस में करेंगे, और जो ना रिमेनिंग मशीनरी है, जो भी रिमेनिंग शिप का ये है वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे? उसके यूजफुल लाइफ के हिसाब से करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें? बताओ, यस नो? No doubt, sir.
ओके, ये समझा शिपिंग एंड ओवरऑल। अब इसके बाद आ जाओ इक्वेशन। इंस्पेक्शन कॉस्ट का जो है ना, इंस्पेक्शन नहीं बोल सकते हम, रिप्लेसमेंट बोलेंगे इसको। इक्वेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आ जाओ आ जाओ जल्दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीआर वाला क्वेश्चन है, एलडीआर वाला। एक बार देख लो, क्वेश्चन को रीड कर लो, मजा आ जाएगा। रीड करने के बाद कंफर्म करना, और जो भी यूट्यूब में देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे नहीं देखने का लेक्चर, पाप लगेगा। और जो भी नोट्स है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, तो फिर टेलीग्राम में आपको सबका सब नोट्स मिल जाएंगे। डन रीडिंग क्वेश्चन। Yes. यहाँ पे रेफरेंस दे देते पहले। चलो रीड करते हैं। मून लिमिटेड हैज एक्वायर्ड अ हेवी मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़। कितना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मशीनरी? 1 करोड़। 1 करोड़, प्यार से पढ़ो क्वेश्चन को, विथ नो ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years। इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? इट्स 10 years। 10 साल का एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। एट द एंड ऑफ द 6th year, 6 साल बाद, end of the 6th year, one of the major component, the turbine, requires a replacement। मतलब रिप्लेस करना है हमें। क्या करना है यहाँ पे? रिप्लेस करना है। As a further maintenance is uneconomical, the remainder of the machinery is perfect and is expected for the last year to the last for the next 4 years. The cost of new turbine is 45 lakhs. The discount rate is 5%. Can the cost of new turbine be recognized as an asset, and if so, what is the treatment of the cost? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लास्ट वाला है ना, कैन द कॉस्ट ऑफ द न्यू टर्बाइन हम रिकग्नाइज करेंगे, मतलब यानी जो असेट में है वो ऐड करेंगे या नहीं, ये बता दो। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे टर्बाइन है, टर्बाइन विच इज अ कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं कर रहे ना हम, टोटली कंपोनेंट को रिप्लेस कर रहे हैं, विच विल इंक्रीज अ लाइफ, इंक्रीज करेगा मेरा ये इकोनॉमिकल लाइफ, या फिर मेरा जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसको और वैल्यू ऐड करेगा, तो फिर ये कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है। जब कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर है तो फिर इसको ऐड करेंगे हम, ऐड करेंगे इन द सेंस कैपिटलाइज कर देंगे। यस नो? हम्म। Yes. आगे देखते हैं। देन जो टर्बाइन का जो कॉस्ट है ना, वो कितना बता रहा है यहाँ पे? 45, 45 lakhs। तो यहाँ पे एक चीज मुझे देखना है यहाँ पे कि जो ओल्ड वाला जो पार्ट है, जो ओल्ड वाला पार्ट है, उसका कोई भी कहाँ पे दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ न्यू वाले का दिया है। बराबर, द कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन ऑफ 45 lakhs, द डिस्काउंट रेट दिया है, डिस्काउंट रेट छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे ओल्ड वाले का जो टर्बाइन है, ओल्ड वाला टर्बाइन जो है ना, उसका कॉस्ट कुछ नहीं दिया है। तो फिर मुझे अज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे, अज्यूम करना पड़ेगा कि 45 lakhs जो है ना, ये ओल्ड का भी कॉस्ट है। ओल्ड का कॉस्ट यानी मुझे निकालना पड़ेगा कि 6 years के बाद क्या होगा। ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
साथ साथ में सॉल्व भी करना। ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, एंड पेज नंबर क्या था? 71। पेज 71। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिया है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 crore। यस। कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन दिया है यहाँ पे, इज ₹45 lakhs। is ₹45 lakhs. Then comes useful life of machinery is 10 years। अब बताओ यहाँ पे जो डेटा दिया है, यहाँ पे जो डेटा दिया है इसके हिसाब से एट द ईयर एंड ऑफ 6 कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 6 निकाल सकते हो क्या? बताओ। मशीनरी का निकाल सकते हो क्या? बताओ, निकाल के बताओ कितना होगा। जल्दी आंसर बताओ। Yes. 10 years से डिवाइड कर देंगे इंटू 6 years। ठीक है, 6 years, 6 years नहीं, यहाँ पे 4 years आएगा। 4 साल बचा है ना अपना। और 10 into 4, मेरा कैरिंग अमाउंट कितना बचा होगा? 40 lakhs। यस, मशीनरी का कैरिंग अमाउंट कितना बचा होगा? 40 lakhs। इज दैट करेक्ट? Yes. यहाँ पे नेक्स्ट चीज दिया है यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ ओल्ड टर्बाइन इज नॉट स्पेसिफाइड therefore consider the new cost of turbine with यानी क्या कि मुझे ओल्ड जो है ना, ओल्ड टर्बाइन का मुझे कुछ दिया नहीं था, बराबर। ओल्ड टर्बाइन का मुझे कुछ दिया था कि यहाँ पे Yeah. यहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, क्या हुआ इसको? ओल्ड टर्बाइन का कुछ कॉस्ट नहीं दिया था मुझे। मुझे बताया कि आज से लेके 6 years बाद, आज से लेके 6 साल बाद जो है ना, आज से लेके 6 साल बाद 45 lakhs इंकर करूंगा मैं, बराबर। लेकिन आज का कॉस्ट पता है क्या मुझे? आज का कॉस्ट पता है क्या? नहीं ना। 6 year बाद जो है ना 45 lakhs इंकर करेंगे। यहाँ पे आफ्टर 6 years ये पता है मुझे कि 45 मिलियन 45 lakhs यूज करने वाले, मतलब 45 lakhs इंकर करने वाले। बट आज के डेट में ईयर 1 में जो है ना, मुझे पता है कि कॉस्ट क्या है। नहीं, तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट रेट भी दिया है। तो 6 साल बाद अगर 45 lakhs इनकर करने वाले हैं, तो फिर आज कौन से रेट, आज कौन से कॉस्ट इनकर करने वाले हैं? तो फिर क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट कर देंगे। यस, पीवीएफ एट द रेट 5%, 6 साल के लिए। करके बताओ कितना आएगा, करके बताओ कितना आएगा। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? सिंपल है, सिंपल है, Yes. बहुत सिंपल है। Wait a minute. फिर से बताता हूँ, देखो। ईयर 1 में खड़े हैं हम, और ये ईयर 6 है।
तो ईयर 6 में मुझे पता है कि यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 45 लैक्स इनकर करने वाला हूँ मुझे। लेकिन आज का कॉस्ट पता नहीं है मुझे कि क्या कॉस्ट मैं आज इनकर करने वाला हूँ। बट यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में 5% का डिस्काउंटेड मेंशन किया है यहाँ पे। यानी जो 45 लैक्स हम 6 इयर्स के बाद इनकर करने वाले हैं, तो आज वो कौन से कॉस्ट में इनकर मतलब कौन से कॉस्ट इनकर करेंगे, वो कैसा आएगा, प्रेजेंट वैल्यू। इसको पुल करेंगे आज के डेट में, पुल करेंगे आज के डेट में एट द रेट ऑफ 5% के बेसिस में। तो बताओ 45 लैक्स को अगर पीवीएफ के बेसिस में, पीवीएफ इन द सेंस क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5%, 6 साल के लिए अगर पुल करता हूं तो बताओ क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6, आंसर बताओ। इफ अप्रोप्रिएट, आंसर बताओ तब तक। पर एनम 45 lakhs discounted back to 6 years, amount would be rupees 45 lakhs into PVF 5% for 6 years। ठीक है, तो 45 lakhs into 7.46, आता है ना कैसे कैलकुलेट करना है। 1.05 डिवाइडेड बाय 6 साल करो, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6, 0.746। 4. 0.746 मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा आंसर, 33 3357. 57,000। अब बताओ, आज के दिन का कॉस्ट मुझे पता चल गया कि आज के दिन का टर्बाइन का कॉस्ट कितना है, 33,57,000 बराबर। अब मुझे देखना है, इसको मुझे लेके जाना है 6th ईयर में। 6th ईयर में यानी सेंस कर कि ये जो है ना 6th ईयर में क्या कैरिंग अमाउंट होगा इसका, जो है ना फर्स्ट ईयर्स टर्बाइन कॉस्ट इज रुपीज 33,57,000। अब बताओ इसका 6th ईयर का मुझे कैरिंग अमाउंट पता चलेगा क्या। एंड यूजफुल लाइफ तो पता है मुझे, यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स। तो मेरा कैरिंग अमाउंट और WDV एट द एंड ऑफ 6th ईयर क्या होगा, बताओ फटाफट फटाफट बताओ। 4 साल बचा है और, फटाफट फटाफट बताओ। 1342,800. 1342,800, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे क्या गलती हुआ अपना, 6 इयर्स के लिए 105, 1 2 3 4 5, 5 6, कितना था 45 ना, 33 5। अच्छा ये टोटल हमने राउंड फिगर लिया है ना, राउंड फिगर नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 33,579,100। और इसको डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज करना है हमें, 1 2 3 4 4 6, ठीक है। टोटल डिस्काउंटिंग रेट ले लेना इसमें, यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया था, यहाँ पे भी 7,900 आएगा, 7,900।
7,900। ठीक है, अब कैलकुलेट करके बताओ। 33,57,900 कितना आएगा? 13,43,160 इसका कैरिंग अमाउंट, बराबर। क्या Yes. किया सर अभी तक? अभी तक क्या किया? देखो, टोटल मशीनरी का कॉस्ट था 1 करोड़, और न्यू टर्बाइन का कॉस्ट दिया था 6 इयर्स बाद, मतलब आफ्टर 6 इयर्स वी विल इनकर 45 lakhs एज अ न्यू टर्बाइन कॉस्ट। तो फिर मुझे आज के डेट में मुझे पता नहीं था कि टर्बाइन का कॉस्ट क्या था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली उसको डिस्काउंट किया एट द रेट ऑफ 5%, 5% की रेट से डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंट करने के बाद मुझे ये वैल्यू आया। ठीक है, आज के दिन में टर्बाइन का कॉस्ट कितना होगा? 33,57,900। अब आगे जाके मैंने इसका कैरिंग अमाउंट, जो 6 ईयर के एंड में क्या कैरिंग अमाउंट बचा है आफ्टर डेप्रीशिएशन, तो फिर ये अमाउंट निकाल लिया। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन अगर बताओ तुम लोग, डेप्रीशिएशन कितना होगा सर? 33,57,900 माइनस 13,43,160। तो ये कितना आएगा बताओ? 33,57,900 माइनस 13,43,160। तो ये मेरा टोटल डिप्रिशिएबल अमाउंट है। यस। अब बताओ, सिंपल है, यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है यहाँ तक? इंटीग्रल वाला याद है क्या? एक मिनट। यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हम दो चीज देखते हैं। वन इज, क्यों नहीं चल रहा पेन? एक होगा इंटीग्रल पार्ट, एक होगा डिफरेंट कंपोनेंट। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल पार्ट वाला। इंटीग्रल पार्ट में इन द सेंस, जो भी अपना कैरिंग अमाउंट है उसी में लेस ऐड करते हैं, बराबर, उसी में ऐड लेस करते हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये जो क्वेश्चन में है ना, वही हो रहा है। ठीक है, बराबर था, आई एम सॉरी फॉर दैट। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, मुझे कैरिंग अमाउंट पता है मेरा मशीनरी का। कैरिंग अमाउंट पता है, कितना है मेरा कैरिंग अमाउंट? बताओ। पेन किधर गया? मेरा मशीनरी का कैरिंग अमाउंट है 40 million का, सॉरी 40 lakhs का। और यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकालना है हमें। यहाँ पे आएगा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। तो कितना होगा रिवाइज कैरिंग अमाउंट? 40 lakhs का तो मेरा ये था, माइनस जो मेरा कैरिंग अमाउंट किसका बचा था, जो डीरेकग्नाइज करना है, कंपोनेंट डीरेकग्नाइज करना है, ये वाला, इसको डीरेकग्नाइज कर दूंगा। और न्यू एक्सपेंडिचर है उसको रिकग्नाइज कर दूंगा 45 lakhs। इसका बताओ कितना आ रहा है कॉस्ट? टोटल 40 million, सॉरी 40 lakhs माइनस 1360 प्लस 45, तो टोटल आ गया 71,568,40। इसके बेसिस में अपन प्रोस्पेक्टिव बेसिस में अकाउंटिंग और डिप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे। रिवाइज्ड कैरिंग कॉस्ट डिप्रिशिएट दी मशीनरी। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? फिर से बताओ क्वेश्चन। हेलो। यस सर। सिंपल था यहाँ पे। सबसे पहला जो है ना, मशीनरी जो है मेरा, टोटल 1 करोड़ का था। ठीक है, 1 करोड़ में से सेम यहाँ पे नो ब्रेकडाउन बोल रहे थे। क्वेश्चन के पास चलते हैं। Yeah. क्या हो रहा है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है?
एक मिनट, हाँ। यहाँ पे देखो, फर्स्ट थिंग क्या था, मेरा टोटल कॉस्ट था 1 करोड़ का। ठीक है, 1 करोड़ में दो चीज इंक्लूडेड है, कॉस्ट ऑफ टर्बाइन एंड अदर वन इज रिमेनिंग कॉस्ट जो भी है। और इसका यूजफुल लाइफ जो है ना, वो 10 years था, बराबर। अब 10 years है यहाँ पे, मुझे तो ये पता नहीं ना कि आज के दिन में क्या था, आज के दिन में क्या कॉस्ट था। लेकिन हमने क्या किया था, फ्यूचर की कॉस्ट जो है 45 lakhs, 45 के लैक्स के बेसिस में हम डिस्काउंट किया यहाँ पे, बराबर। और 5% के हिसाब से डिस्काउंट किया, तो हमने आ गया, हमारा कॉस्ट कितना आया था यहाँ पे, 33 57 900। इसका कैरिंग अमाउंट निकाला हमने, कैरिंग अमाउंट आफ्टर 6 years, तो डिप्रिसिएशन लगाने के बाद मेरा कैरिंग अमाउंट बचेगा, कितना बचेगा, कैरिंग अमाउंट इन दी बुक्स इज 13 43 160। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या किया, 40 lakhs, 40 lakhs मेरा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट था, इसमें से मैंने 13 जो है ना वो डी रिकग्नाइज कर दिया, और 45 जो है ना वो एडिशनल ऐड कर दिया। अब मेरा रिवाइज्ड अमाउंट आ जाएगा। अब रिवाइज्ड अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कितना आया, 71 56 840। ठीक है, कुछ डाउट है ये क्वेश्चन में? तो सर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो ये 40 लाख कैसे आया वापस से? कौन सा? अच्छा, मेरा टोटल ये कितना है, 1 करोड़ है। टोटल मेरा कॉस्ट है 1 करोड़, बराबर। 1 करोड़ में से ये 10 year का ये है यूजफुल लाइफ। आफ्टर 6 years कितना होगा इसका वैल्यू, सिंपल, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 lakhs इंटू 4, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो फिर आ गया 40 करोड़, सॉरी 40 lakhs। यहाँ पे निकला था ना हमने, ये रहा। समझा यहाँ पे 40 lakhs जो है, 40 lakhs है, ये मेरा अभी का कैरिंग अमाउंट है। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा टर्बाइन का जो कैरिंग अमाउंट है, टर्बाइन का कैरिंग अमाउंट है, ये टर्बाइन का कैरिंग अमाउंट क्या करूंगा, लेस कर दूंगा इसमें से, बराबर। यहाँ पे इसमें दोनों भी इंक्लूडेड है, टर्बाइन का जो कॉस्ट है वो भी इंक्लूडेड है, और मेरा जो रिमेनिंग कॉस्ट है अदर देन टर्बाइन, वो भी इंक्लूडेड है। तो टर्बाइन का कॉस्ट तो लेस कर रहा हूँ ना मैं, 13 का, वो लेस करूंगा, और जो भी 45 lakhs था वो एडिशनल ऐड किया, तो फिर डिफरेंस जो भी आया, मतलब जो भी आया 75 कुछ आया ना, तो वो मेरा न्यू कैरिंग अमाउंट है। यस। Yes. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ, ये वाला, विच इज नथिंग बट इनिशियल रिकग्निशन प्लस सब्सिक्वेंट रिकग्निशन वाला। पीडीएफ है तुम्हारे पास, एक बार रीड कर लेना ब्रेक में। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेना। और न्यू सेशन बना के भेज देना ग्रुप में, हाँ? Yes.
ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करते हैं। हम्म, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे LDRB लिखा है। ऑन 1st April 2001 सन लिमिटेड परचेस्ड सम लैंड फॉर 10 मिलियन। कितना है यहाँ पे? 10 मिलियन, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। तो यहाँ पे जो लैंड की कॉस्ट है 10 मिलियन में 1 मिलियन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री द कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन 1 मई 2001। कब कमेंस हुआ है? कमेंसमेंट कब हुआ है? 1 मई 2001। सिंपल, जहां तक तो क्वेश्चन क्लियर है अपने को। देन आया सन लिमिटेड इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। अब ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर बताना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ पीपी में, और ऐसे कौन से कॉस्ट है जिसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड, बताओ क्या इसको कैपिटलाइज करेंगे? यस। प्रिपेयरिंग एंड लेवलिंग कॉस्ट, यस। देन परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, क्या इसको करेंगे? यस। देन एम्प्लॉयमेंट यस। ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्या इसको इंक्लूड करेंगे? ये यस। स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे तो यस इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर मंथ दिया है, पर मंथ, पर एनम नहीं दिया, पर मंथ दिया है। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के उसके बेसिस में मुझे करना पड़ेगा, मतलब टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। देन कम्स ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नॉर्मली हम ओवरहेड ओवरहेड कॉस्ट कौन सा? अलोकेटेड वाला, अलोकेटेड ओवरहेड कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते। बट यहाँ पे क्या बोला है? ओवरहेड कॉस्ट इनकर डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए ही इंक्लूड किया, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ही इनकर किया यहाँ पे, तो फिर उस केस में ये इंक्लूड करेंगे। और यहाँ पे भी पर मंथ दिया है, तो फिर पर मंथ के बेसिस में मुझे अकाउंटिंग, यानी कितने मंथ के लिए कमेंस हुआ है कंस्ट्रक्शन, उसके मंथ उतने मंथ के लिए मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट अलोकेटेड, अलोकेटेड वाला कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे, ठीक है। टू द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग द कंपनीज नॉर्मल ओवरहेड अलोकेशन मॉडल 50,000 पर मंथ, ये जाएगा मेरा पीएनएल में, पीएनएल में जाएगा। देन इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पररी यूज ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, फैक्ट्री प्रीमाइस यूज कर रहा था मैं कार पार्किंग के लिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो टेम्पररी यूज के लिए अगर कोई भी चीज यूज करते तो बताओ उसको कैपिटलाइज करते हैं क्या हम? नो सर। हाँ, नो, तो पीएनएल में जाएगा, सिंपल है। देन कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉइज टू वर्क ऑफ द न्यू फैक्ट्री, बताओ ये करेंगे। कॉस्ट ऑफ relocating the employees to work at the new factory, हाँ। देखो यहाँ पे सिंपल चीज है, मुझे जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होगा वो कॉस्ट मैं यहाँ पे इंक्लूड करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा कॉस्ट है? ये तो रीलोकेशन कॉस्ट है ना, एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर कर रहा हो, तो फिर ये डायरेक्टली रिलेटेड है क्या? डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो फिर इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, बराबर। देन ऑप कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी तो पता है पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, ये तो इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल है यहाँ तक, ठीक है। यस सर। देन आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट्री वॉज कमेंस्ड, सॉरी कंप्लीटेड ऑन 30th November 2001। अच्छा, स्टार्ट कब किया था? 1 में। कंप्लीट कब हुआ? 30th November 2001। एक मिनट, कब था? हाँ, तो बताओ कितने मंथ्स के लिए चला? मई 7 जून, मंथ्स। 7 मंथ्स, ओके स्कूल। अब यहाँ पे जो भी एम्प्लॉयमेंट का है इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे, और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये भी 7 मंथ्स के लिए हो जाएगा, और हम 7 मंथ के हिसाब से इसको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। The overall useful life of the factory building was estimated to be 40 years from the date of completion। मतलब फैक्ट्री का overall useful life है 40 years। However, it is estimated that the roof will need to be replaced 20 years after the date of completion and that the cost of replacing the roof of current prices would be 30%। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे?
मेरा यहाँ पे फैक्ट्री जो है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का जो है ना 40 इयर्स का लाइफ है, लेकिन फैक्ट्री का जो रूफ है, रूफ को मुझे 20 इयर्स में क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो हो गए, एक फैक्ट्री का 40 इयर्स का लाइफ एंड रूफ का 20 इयर्स का लाइफ। और रूफ का कॉस्ट जो है ना, मैं अभी जो कॉस्ट निकालूंगा आगे कंप्यूट करके, उसका 30% होगा। तो फिर यहाँ पे ये फैक्ट्री का कितना होगा, 70%। राइट, यहाँ पे कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ 40 इयर्स, सन लिमिटेड हैज लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रिस्टोर दिस साइट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। यहाँ पे डिमोलिशन मतलब वो डीकमीशनिंग कॉस्ट का देखा था ना हमने, प्रोविजन बनाना पड़ेगा, यानी डिस्काउंट करके टू द करंट पीरियड। द डायरेक्टर्स एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन 40 इयर्स टाइम बेस्ड ऑन द प्राइस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विल बी 20 मिलियन। यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो डिमोलिशन कॉस्ट है, जो लास्ट में मुझे जो रिस्टोर करना है, वो आफ्टर 20 इयर्स, सॉरी आफ्टर क्या है ये, 40 इयर्स, ओके, आफ्टर 40 इयर्स मेरा कॉस्ट होगा 20 मिलियन का। बराबर, मेरा कॉस्ट होगा 20 मिलियन का। क्या ये डिमोलिशन कॉस्ट जो भी है और डीकमीशनिंग कॉस्ट जो भी है, ये इंक्लूड करते हैं क्या हम कॉस्ट ऑफ पीपीई में, बताओ? हेलो, क्या हुआ? हेलो, कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ सर था? एट द एंड ऑफ 40 इयर्स पीरियड वाले में। अच्छा, ओके, तो फिर से बढ़ते हैं यहाँ पे। एट द एंड ऑफ 40 इयर्स पीरियड, सन लिमिटेड हैज लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रिस्टोर इट टू द ओरिजिनल कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्या है, डिमोलिशन कॉस्ट है, उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। हमने देखा था ना पीपी कॉस्ट और पीपी में जो भी डीकम प्रोविजन बनाना पड़ता है एट द ईयर एंड, अगर कोई भी चीज को रिस्टोर करना है तो फिर उसको हम डिस्काउंट करते हैं टू द करंट डेट, और वो जो है ना प्रोविजन हम इंक्लूड करते हैं। तो इसका कॉस्ट हम मुझे जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना दिया है 40 इयर्स की लाइफ में, यहाँ पे 40 इयर्स का लाइफ है, बराबर। 40 इयर्स में कितना कॉस्ट इंक्लूड होगा, 20 मिलियन। 20 मिलियन मुझे रिस्टोरेशन कॉस्ट करना पड़ेगा। अब इसको मुझे डिस्काउंट करना है, डिस्काउंट करने के बाद आज के डेट में कितना अमाउंट आएगा वो मुझे देखना है। यहाँ पे वो भी दिया है, द एनुअल रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट विच इज अप्रोप्रिएट टू द प्रोजेक्ट इज 8%। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वन पेबल एट द 40 इयर्स टाइम एट द एनुअल डिस्काउंट रेट वुड बी 0.046। तो फिर इसको डिस्काउंट कर लूंगा मैं, 0.046 से 0.046, राइट। तो डिस्काउंट करने के बाद जो भी कॉस्ट आएगा वो मैं क्या करूंगा, मेरे कॉस्ट ऑफ पीपी में इंक्लूड करेगा। यहाँ तो कोई डाउट है? इज देयर एनी डाउट? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज पार्टली फाइनेंस्ड बाय द लोन। लोन, ये कौन सा वाला चीज है, ये 23 जो है ना, इंडेस 23 हमने देखा था, इंडेस 23 कि अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है, क्राइटेरिया इंडेस 23 में पढ़ेंगे, बट एक झलक दिया था इसमें कि अगर इन केस वो क्वालिफाइंग एसेट है तो फिर उस केस में उसका जो भी फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट, उसको हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। टेकन आउट ऑन 1 April 2001, द लोन was spent at an annual rate of interest of 6% during the period on 1st April 2001 to 31st March 2001, when the loan proceeds has been fully utilized to finance the construction. Sun Limited received an investment income of 1 lakh on the temporary investment of the property proceeds। मतलब temporary investment proceeds से 1 लाख आ गया। अब यहाँ पे आएगा डाउट सर कि टेम्पररी जो यहाँ पे था, टेम्पररी टेम्पररी टेम्पररी, हाँ, ये वाला और ये वाले में क्या फर्क है? ये वाला जो था ना, ये मेरा वेकेंट लैंड को मैंने क्या यूज किया, ये टेम्परेरी बिजनेस के लिए यूज किया। तो ये तो क्लियर है कि ये जो है ना, ये पीएनएल में जाएगा। बट यहाँ पे जो है, जो लोन लिया मैंने, लोन लिया है, लोन को यूज किया है, लोन को यूज किया है फॉर द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट। तो जो लोन का जो इंटरेस्ट है,
जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है उसमें से मैं जो इनकम आया है उसको लेस कर दूंगा, उसको लेस करूंगा, और नेट इनकम जो है ना, नेट इनकम जो भी नेट इंटरेस्ट है उसको मैं कैपिटलाइज करूंगा। ठीक है, समझा क्या बोल रहा हूँ? कि मैंने लोन लिया, लोन को कहीं और इन्वेस्ट किया फॉर द टेम्परेरी पर्पस। अब यहाँ पे ये जो लोन को इन्वेस्ट किया मैंने, इससे कुछ मुझे इंटरेस्ट मिला होगा, इससे मुझे कुछ इनकम मिला होगा। अब ये जो इनकम है और मेरा जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, नेट ऑफ करूंगा, और जो भी मेरा कॉस्ट बचेगा, नेट कॉस्ट को मैं कैपिटलाइज करूंगा इन द बुक्स। ठीक है, कंप्यूट द कैरिंग अमाउंट ऑफ फैक्ट्री इन द बैलेंस शीट of Sun Limited as on 31st March 2002. You should explain your treatment of all the components referred to your answer. ठीक है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग इज, मेरा जो है कंस्ट्रक्शन 7 महीने के लिए था। उसके बाद उसके बाद मेरा जो रेडी टू यूज कितने महीने के लिए था? रेडी टू यूज दिसंबर से कि दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 महीने के लिए था, 4 इयर्स के लिए था। तो डेप्रिसिएशन मेरा 4 महीने के लिए कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। सिंपल। चलो आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कुछ डाउट है अभी? सॉल्व करते करते देखते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 13 ना। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, और रीजन भी लिख सकते हो, और लिखना भी है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है। ओके, सबसे पहला कॉस्ट क्या था? सबसे पहला कॉस्ट क्या था? परचेज ऑफ लैंड। परचेज ऑफ लैंड कितना था? परचेज ऑफ लैंड इट वाज, एक मिनट, परचेज ऑफ लैंड कितना था? इट वाज 10 million। अभी ये क्वेश्चन में दिक्कत क्या है पता है क्या? कोई कोई अमाउंट है मिलियन में दिया है, और कोई कोई अमाउंट है जो लैक्स में दिया है। ये देखो, ये लैक्स में दिया है, यहाँ पे ये मिलियन में दिया है, फिर उसके बाद ये भी लैक्स में दिया है, ये मिलियन में दिया है। तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज करेंगे, इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको जो है ना थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब बताओ 10 मिलियन को बताओ कैसा आता है? 10 मिलियन, 10,000 से किया तो कितना? 10,000 आएगा। 10,000 कॉस्ट, और इसका रीजन क्या इंक्लूड करेंगे? बोथ परचेज एंड लीगल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, देन कौन सा कॉस्ट था? उसके बाद क्या था? प्रिपरेशन एंड लेवलिंग। प्रिपरेशन एंड लेवलिंग कॉस्ट, ये तो इंक्लूड करना ही था। कितना था? 3 लाख था ना। 3 लाख को मैं थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना आएगा मेरा? 300। बराबर। सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, देन कौन सा कॉस्ट था आगे? आगे कौन सा कॉस्ट था? एम्प्लॉयमेंट। समझ रहा है ना? यस सर। हम्म, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में एक चीज यहाँ पे था कि 2 लाख पर मंथ था ना। 2 लाख पर मंथ था।
2 लाख पर मंथ, 7 महीनों के लिए चला तो कितना आएगा? 2 लाख 7 महीनों के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दूं तो 1400। सिमिलरली डायरेक्ट कॉस्ट ये लिख लेना, सेम होगा। देन आगे ओवरहेड कॉस्ट था, ओवरहेड कॉस्ट कितना था? 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ इंटू 7 मंथ्स। तो फिर यहाँ पे कितना आया? 1 लाख इंटू 7 मंथ डिवाइडेड बाई 1000, 700। सेम डायरेक्ट कॉस्ट आएगा यहाँ पे, सिंपल। देन अलोकेटेड ओवरहेड्स को इंक्लूड करेंगे क्या? अलोकेटेड ओवरहेड्स नहीं, क्यों? क्योंकि नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री। कूल, यहाँ तक समझा। देन जो भी इनकम फ्रॉम पार्किंग, फ्रॉम यूज ऑफ कार पार्किंग, ठीक है। इनकम फ्रॉम यूज ऑफ कार पार्किंग ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों सर? क्योंकि ये टेम्पररी यूज है, नॉट एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। देन कम्स रीलोकेशन एक्सपेंसेस, रीलोकेशन इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम, क्यों? सेम। देन कम्स रीलोकेशन के बाद क्या था? ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। सिमिलरली नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट। देन कम फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट कितना था बताओ? कितना हम लिया था यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट? 17.5 मिलियन। कितना? 17.5 मिलियन, ठीक है। एनुअल रेट इज 6% इंटू हमारा कितने महीने चला कंस्ट्रक्शन? 1 मिनट, क्या हुआ? 6 महीने के लिए चला, सॉरी 7 महीने के लिए चला ना। 6% इंटू 7 महीने के लिए चला ना अपना कंस्ट्रक्शन, डिवाइड बाई 12 कितना आ रहा है देखो? 17.5 इंटू 6% इंटू 7/12, 0.61225 पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। मिलियन में कन्वर्ट करके देखो कितना आ रहा है? 6% इंटू सर 7। ये ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल टू 31 अगस्त, फिर ये कौन से पीरियड की बात कर रहा है ये फाइनेंस वाला जो है? अच्छा, हमारा जो है ना स्टार्टिंग कितना हुआ? 1 अप्रैल को परचेस किया था, राइट? तो यहाँ पे 1 मिनट, यस तो सर। ये जो जो है ना, ये जो है ना यूटिलाइजेशन पीरियड बात कर रहा है कि जो लोन लिया था मैंने 1 अप्रैल को, तो फिर ये 1 अप्रैल का लोन जो है ना वो ये ड्यूरिंग द पीरियड 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त, 1 अप्रैल से लेके 31 अगस्त, यहाँ तक मैंने पूरा जो मेरा लोन प्रोसीड्स है वो यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मेरा कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ था? 1 मई को चालू हुआ था। कहाँ गया मेरा कंस्ट्रक्शन का पीरियड? हाँ यहाँ पे 1 मई को चालू हुआ था और खत्म नवंबर को हो गया। तो वो लेना देना कुछ नहीं है उससे, सिर्फ ये बता रही कि जो लोन प्रोसेस 1 अप्रैल को लिया था मैंने, उसको क्या करा मैंने, अगस्त तक मैंने पूरा जो है ना वो यूज कर लिया। अभी यहाँ पे इंडेक्स 23 में जो है ना, ये मंथ ऑन मंथ कैपिटलाइजेशन देखनी है हम, जो इंडेक्स 23 में कि मंथ ऑन मंथ में हम लोग जो इंकर किया वो मंथ ऑन मंथ हम अक्रू करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया नहीं ना हमें कि ये मंथ में इतना एक्सपेंडिचर किया है, ये मंथ में इतना एक्सपेंडिचर किया है। अगर वैसा देता है तो फिर उस केस में वो पर्टिकुलर मंथ के लिए हमें कितना एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर किया है और जितना लोन प्रोसीड्स यूज किया है, इन दोनों के बेसिस में हम कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे सिंपली बोल दिया है यहाँ पे
क्या करके बोल दिया है यहाँ पे कि 17.5 मिलियन डायरेक्टली यूज कर रहा है, टोटल यूज कर लिया है मेरे कंस्ट्रक्शन में। तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 17.5 के ऊपर डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है ना ओके। कि नॉर्मली इंडेक्स 23 का बता रहा हूँ, इंडेक्स 23 का बता रहा हूँ। ये अभी दिमाग में मत रखना, इंडेक्स 23 में देखेंगे कैसा होता है। मंथ ऑन मंथ एक्सपेंडिचर दिया होगा हमें, ठीक है, मंथ ऑन मंथ की कितना एक्सपेंडिचर किया है और उस पर्टिकुलर मंथ में कितना लोन हमने यूज किया है, उसके लिए एक्सपेंडिचर कितना किया है और कितना लोन यूज किया है। ठीक है, उसके बेसिस में हम क्या करते हैं 1/12 करके, मतलब एक महीने के लिए, और डिवाइड बाय टोटल ईयर, और उसको कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना हमें टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल लोन प्रोसीड जो है डायरेक्टली दिया है 17.5 करके। तो 17.5 दिया है और बोल रहे हैं कि टोटल यूज हुआ है। तो टोटल यूज है तो टोटल का जो, जिसके ऊपर जो है ना टोटल के ऊपर हम कंप्यूट करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज है कि जब तक मेरा जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जब तक वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में है, तब तक का ही मैं जो है ना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो कैपिटलाइज कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे कंप्लीट कब हुआ मेरा, कंप्लीट हुआ मेरा 30 नवंबर को। तो 30 नवंबर के बाद वाला जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन उसके पहले वाला जो है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है। सर बट लाइक 31 अगस्त तक वो सारे फंड्स यूटिलाइज्ड हो गए थे ना, तो फिर हाँ, नवंबर तक क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम उसे? हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं नवंबर तक मन, यानी जो 17.5 मिलियन है अभी भी चल रहा है ना लोन, उसको चुका नहीं दिया हम। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं कि 17.5 मिलियन अगर रीपे कर देता हूँ तो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं आएगा ना, रीपे करा तो। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ कि 17.5 यस। मिलियन अभी भी लोन है मेरा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट तो लग रहा है ना मेरा। वो मैंने भले ही 31 अगस्त तक क्यों यूज ना कराओ, या फिर मैंने जून में ही खत्म क्यों ना किया हो, जो प्रोसीड्स है मेरा, जो 17.5 मिलियन है, 17.5 मिलियन क्या किया मैंने, जून तक खत्म कर दिया, मतलब टोटल जो कॉस्ट है ना वो इंक्लूड कर दिया मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मेरा तो सब्सिक्वेंटली मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, अप टू 30 नवंबर, और उसके बाद भी करना पड़ेगा जब तक मैं ये लोन रीपे नहीं करता हूँ। बराबर, तब तक तो मेरा इंटरेस्ट आता ही रहेगा। तो फिर यहाँ पे 30 नवंबर तक मेरा ये जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अब तक जो 30 नवंबर है तब तक तो मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट जो पे कर रहा हूँ वो कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करें, मतलब कैपिटलाइज कर दूंगा, और उसके बाद जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो पीएनएल में डाल दूंगा। यहाँ पे जो प्रोसीड्स यूज कर रहे हैं हम, उसका कोई ये नहीं है, मतलब उसका कोई लिंकेज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ प्रोसीड्स कंप्लीटली यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इशू क्या होगा, अगर मैं रीपे कर दे रहा हूँ 17.5 मिलियन, अगर मैंने अगस्त को रीपे कर दिया तो फिर सिर्फ मई से अगस्त तक जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वही आएगा। समझ रहा है। लेकिन यहाँ पे लोन तो मेरा चल रहा है ना, प्रोसीड्स कभी भी यूज करो। अभी यहाँ पे ये जो है ना 31 अगस्त छोड़ के नवंबर बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि दिसंबर, तो सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे बाइफरकेशन नहीं दिया है। बाइफरकेशन देता है कि नवंबर तक मैंने कितना यूज किया, मैंने 15 यूज किया, फिर उसके बाद दिसंबर में मैंने बचा हुआ 1.5 या 2.5 यूज किया, तब जाके 15 के ऊपर करता था मैं। बराबर, प्रोसीड्स यूसेज का मुझे कोई लिंकेज नहीं है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे मुझे देखना है लोन यूज कर रहा है, लोन मैंने लिया है, लोन मुझे जो है ना, और 30 जो कंप्लीशन डेट है ना 30 नवंबर, 30 नवंबर, 30 नवंबर में लोन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और वो जो क्वालिफाइंग एसेट है कि नहीं, क्वालिफाइंग एसेट को ऐड कर देंगे। तो फिर यहाँ पे 30 नवंबर के डेट के टाइम में मेरा लोन एग्जिस्ट कर रहा है 17.5 मिलियन, बराबर, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ मैं, और ये क्वालिफाइंग एसेट है क्योंकि स्पेसिफिकली बताया, तो फिर उसके लिए कैलकुलेट्स कर देंगे। ठीक है, समझ गया मैंने क्या बोला। यस। इसका जो है ना डिटेल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इंडेक्स 23 में आ जाएगा, डोंट वरी। इंडेक्स 23 में नॉर्मली क्या करते हैं हम, जो भी एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने बताया था कि इतना एक्सपेंडिचर मैंने इस मंथ में किया था और इतना लोन मैंने इसके लिए यूज किया था, तो फिर उस बेसिस में हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना टोटल दिया है हमें, तो फिर टोटल डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 17.5 मिलियन इंटू, हाँ ये कितना आया था, 6.612.5, बराबर। किधर है मेरा पेन, 612.50 फाइनेंस कॉस्ट। अब जो फाइनेंस कॉस्ट जो है ना इंक्लूड करके, जो भी लोन से इन्वेस्टमेंट भी कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट भी किया था, तो फिर उसको लेस कर दो, लोन प्रोसेट्स। कितना है इन्वेस्टमेंट ऑफ लोन प्रोसेट्स, 100। यस, यहाँ पे ऑफसेट
अगेंस्ट दी फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, और क्या बचा है? डिमोलिशन कॉस्ट कितना था? 20 million था ना, इनटू फैक्टर क्या था? 0.40, कुछ तो था ना, क्या था? मेरा यहाँ पे 0.046। 0.04। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 20 million इंटू 0.046 डिवाइडेड बाई 100। 100 नहीं, 1000 ना, डिवाइडेड बाई 1000, 920 आ गया बराबर। सिंपल, इसको कंप्यूट करो, कितना आता है? टोटल कॉस्ट बताओ कितना आता है? पूरा स्क्रीन बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? बताओ कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट? 10,000 प्लस 300 प्लस 1400 700 612.50 माइनस 100 प्लस 920। कुछ तो मिस आउट किया क्या हमने? मटेरियल मिस आउट किया हमने, मटेरियल मिस आउट किया, मटेरियल। मटेरियल कितना था यहाँ पे? ये था ना, परचेज ऑफ मटेरियल ऑन कंस्ट्रक्शन 6.8 million था। तो 6080 विच इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। अभी बताओ कितना आ रहा है? 10,000। फास्ट फास्ट। हो गया। कितना आ रहा है कॉस्ट? 199125, राइट? 2.5। अब यहाँ पे ये दो इंक्लूडेड है इसमें, एक है लैंड एंड दूसरा है फैक्ट्री। फैक्ट्री कॉस्ट, लैंड का कॉस्ट कितना है? 10,000, या जो है ना लैंड, परचेज ऑफ लैंड 10,000। और बचा हुआ पार्ट है वो किसका कॉस्ट है? फैक्ट्री, जो है 9912.5, राइट? तो लैंड के ऊपर डिप्रिशिएट तो नहीं करेंगे हम, डिप्रिशिएशन किसके ऊपर लगाएंगे? फैक्ट्री के ऊपर। अब फैक्ट्री में भी दो चीज है, फैक्ट्री में भी जो जो है ना, दो है इंक्लूड है। एक 70% ऑफ द कॉस्ट फैक्ट्री है, 30% ऑफ द कॉस्ट है रूफ। बताओ 70% और 30% कितना आएगा? 70% इज 6938.75 एंड 9912.5 इंटू 30%, टू नाइन सेवन 2973.7। एक मिनट हाँ। हम्म, अब डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए लगेगा? 4 महीने के लिए। क्यों सर? क्योंकि 30 नवंबर को मुझे कंप्लीट हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन, उसके बाद से मेरा डेप्रिसिएशन चालू होगा, 4 महीने के लिए लगेगा। तो बताओ 6938.75 इंटू 4/12 होगा? यस। और डेप्रिसिएशन रेट 693 इंटू 1 साल का,
मेरा जो ये था ना कौन सा 70%, ये 40 साल के लिए था, राइट। और 2973.75 इंटू 4/12, 4 महीने के लिए, और ये 20 साल के लिए था, राइट। 6938.75 इंटू 4/12 इंटू 1/40, तो 57.83 आ गए ये कितना आ रहा है? 2973.75 इंटू 4/12 इंटू 1/20, 49.56। ठीक है, तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टोटल डेप्रिसिएशन 57.83 प्लस 49.56, 57.83, 107.3925। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें, या फिर डायरेक्टली अप टू 2 डेसिमल लिख दो? अब मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट या फिर WDV बोल लो, कितना आएगा मेरा? टोटल कितना था कॉस्ट यहाँ पे? 19,199, 12.5, लेस करो डेप्रिसिएशन। मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना आ गया? 199, 12.5 माइनस 107.39, ये मेरा कैरिंग अमाउंट 9805.11। सिंपल, कुछ डाउट है इसमें? नो कुछ सर, डाउट है? क्लियर। पक्का? यहाँ पे बाइफरकेट क्यों किया हमने? यहाँ पे बाइफरकेट इसलिए किया क्योंकि लैंड जो है ना, लैंड इज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो लैंड का जो 10,000 है, जो भी 10,000 है, कितना था ये 10,000, वो सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। या तो अप्रिसिएशन आएगा, डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन फैक्ट्री के ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। और फैक्ट्री में भी दो चीज देखा था हमने, 70% जो है वो था मेरा रिमेनिंग कॉस्ट, और 30% जो है ना ये रूफ का कॉस्ट है। ये जो है ना ये रूफ है, जो हमें 20 ईयर्स के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो फिर 70% इतना आ गया, राइट। ये कैसा आया? 9912 इंटू 70%, ठीक है, 9912.5 इंटू 30%, ठीक है। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन के साथ 4 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। और इसका जो यूजफुल लाइफ था वो 40 ईयर्स था, और इसका भी 4 महीनों के लिए, इसका यूजफुल रूफ का यूजफुल लाइफ है 20 ईयर्स। उसके लिए हमने बाइफरकेट किया, और टोटल मेरा एक्सपेंड डेप्रिसिएशन इतना है, तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट ये आ गया। सिंपल, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके, ये समझ गया। मेरे पास कितना टाइम बचा है? 4 मिनट। ओके, बाकी का जो है ना हम कल देखते हैं। 1 मिनट रुकना, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो।